सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं आरंभ बैच की ये सीरीज़, जहां पर हम एसएससी जेई 2024 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज़। तो साथ ही साथ हमारा प्रिपरेशन का पार्ट तो चल ही रहा है, जिसमें कि हम लोग क्रैश कोर्स के फॉर्म में कंटेंट जो है उसको देख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अब आप एमसीक्यूज़ भी एकदम प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पर लगाते रहें, ठीक। तो उसी के लिए ये आरंभ बैच आप सभी के लिए ऑनगोइंग है, और इस आरंभ बैच का प्रीवियस वीडियो जो है आई होप आप लोग सब देख चुके होंगे। ये जो वीक अभी ऑनगोइंग है, यहाँ वीक वाइज हम लोगों ने सब्जेक्ट डिवाइड कर रखे हैं, और हर हफ्ते के हिसाब से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से एमसीक्यू के फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो पावर सिस्टम का ये वीक नंबर 3 चल रहा है, जिसमें कि 25 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक पावर सिस्टम की क्लासेस होनी थी इसके अंदर, ठीक है। तो आज क्योंकि आज 30 दिसंबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पावर सिस्टम का एमसीक्यू आज की क्लास में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक जो है वो क्या रहेगा। और हाँ, इसके बाद जो अगला वीक शुरू होगा 1 जैन से 6 जैन, वो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन के लिए डेडिकेटेड रहेगा, ठीक। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट किया है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कुछ सेशंस जो है वो नहीं हुए, जो आगे चल के मैं ऐड कर दूंगा लास्ट के ड्यूरेशन पर। तो आखिरी पर हम इलेक्ट्रिकल मशीन का और सेशन रख लेंगे, सो दैट कि ये वाले जो सेशंस थे ये कंपनसेट हो जाएं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जल्दी से। तो आज का सेशन 30 दिसंबर हम पहुंच गए हैं डे 11 पर, और डे 11 पर आज किसका पोर्शन देखेंगे भाई? हम पावर प्लांट के बारे में, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर प्लांट के बारे में देखेंगे। अच्छा, तो पावर सिस्टम के अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा एमसीक्यू का, वो होगा इंटरकनेक्शन ऑफ पावर प्लांट। इसके अलावा एडिशनली कुछ और टॉपिक्स जो है वो भी इसमें एडेड रहेंगे, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स जो था उसके ऊपर के क्वेश्चंस भी देखेंगे, और दूसरा केबल्स वगैरह जो है उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो सब लोग रेडी एकदम बढ़िया से? फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं आज का। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पावर सिस्टम विल हैव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन इफ दे हैव। द पावर सिस्टम विल हैव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन इफ दे हैव। पहला ऑप्शन कि ओनली बेस लोड प्लांट्स ऑपरेटिंग इन द कॉम्बिनेशन। सेकंड ऑप्शन सेज वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स ऑपरेटिंग इन कॉम्बिनेशन। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि सिर्फ पीक लोड प्लांट ऑपरेट करेंगे कॉम्बिनेशन में। या फिर आखिरी ऑप्शन बोलता है कि ओनली द थर्मल पावर प्लांट्स ऑपरेटिंग इन कॉम्बिनेशन। देखिए, पावर प्लांट जो है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर वेरियस टाइप के पावर प्लांट जो हैं, या वेरियस टाइप के जो पावर स्टेशन है वो एक साथ मिलकर कंजंक्शन में वर्क कर रहे हैं। कि लेट अस सपोज कि आपके पास अगर सपोज कर लीजिए कि कोई जो लोड है कहीं पे अचानक से पीक लोड जो है कहीं का, ठीक है, ये देखिए पीक लोड जो है वो क्या हो गया, ये पीक लोड की वैल्यू जो है ये अचानक से हाई हो गई किसी प्लांट के कैपेसिटी से ज़्यादा। तो उस कंडीशन में कोई दूसरा प्लांट जो है वो उसको सपोर्ट कर जाएगा। लेट अस सपोज कि ये प्लांट P1 जो है उससे ये अभी चल रहा है, तो आपके पास प्लांट P2 भी होगा अलग वैरायटी का। हो सकता है कि एक कोल पावर्ड है, मतलब थर्मल प्लांट है, दूसरा हो सकता है हाइड्रो हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर पावर्ड हो सकता है, या सोलार पावर प्लांट जो है पीवी मॉड्यूल वाला वो हो सकता है। तो उससे आप एडिशनल पावर जो है वो ले सकते हैं, और इस तरीके से आप एक अच्छा हायर रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा पैरेलल प्लांट जो है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, पैरेलल ऑपरेशन जितने ज़्यादा पॉसिबल रहेगा, उतना ही किसी एक प्लांट के ऊपर पड़ने वाला लोड जो है वो कम रहेगा, और फिर उस कंडीशन में बहुत हाई कैपेसिटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगला सवाल यहाँ से, तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये अलग अलग टाइप के प्लांट जो है इनको कंजंक्शन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, चाहे विंड पावर्ड हो गया, ठीक, या फिर सोलार पावर्ड हो गया, यहाँ पर ये ओटेक सिस्टम जो हो गया उसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग कंजंक्शन में हम जितने अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट सिस्टम्स का यूज़ करेंगे उतना बेनिफिशियल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगला सवाल लिखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनर्जी सब्सटीट्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनर्जी सब्सटीट्यूट एज अ मेजर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अगर एनर्जी कंजर्वेशन करना है तो एनर्जी का सब्सटीट्यूट कौन सा इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। एनर्जी सब्सटीट्यूट का मतलब ये है कि जैसे सपोज कर लीजिए हम कन्वेंशनल पावर जनरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोल पावर्ड हमारा प्लांट है, तो अब इसका कुछ ना कुछ एनर्जी सब्सटीट्यूट हमको ढूंढना पड़ेगा इन द नॉन कन्वेंशनल फॉर्म एज वेल, कि ज़रूरत पड़ने पे या कभी कोल की शॉर्टेज हो गई तो उस कंडीशन पे हमारे पास कोई नॉन कन्वेंशनल सिस्टम भी होना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल जो है वो ऐसा अगर कोई सिस्टम अवेलेबल रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है, वो ज़्यादा अच्छी रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है इन द केसेस ऑफ स्कैरसिटी, कि जहाँ पर दिक्कत है या कमी पड़ गई कोल जैसे चीज़ों की, तो वैसे केसेस में इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो आपको लेकिन इसमें बताना है कि कौन सा वाला एक सही एग्जाम्पल नहीं है
एज एनर्जी सब्स्टिट्यूट। एक एनर्जी सब्स्टिट्यूट का सही एग्जाम्पल नहीं है कि किसको सब्स्टिट्यूट के तौर पे नहीं यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर एनर्जी कंजर्व करना है तो देखिए पहला ऑप्शन बोलता है रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स बाय स्टीम हीटर। तो स्टीम हीटर से क्यों रिप्लेस करेंगे, वो तो और एनर्जी का डिप लेकर के आ जाएगा, उसकी एफिशिएंसी तो इलेक्ट्रिक हीटर से कम होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा, आपको नॉट एन एग्जाम्पल बताना है, ठीक है, तो चलिए, तो ये वाला तो ठीक है फिर उस हिसाब से। रिप्लेसमेंट ऑफ विंड पावर बाय थर्मल पावर, विंड पावर का रिप्लेसमेंट बाय द थर्मल पावर, रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स बाय द स्टीम हीटर, हाँ ठीक है, ये पॉसिबल था, ठीक। रिप्लेसमेंट ऑफ विंड पावर बाय थर्मल पावर, ये गलत दिख रहा है। विंड पावर सिस्टम को थर्मल पावर से हम क्यों रिप्लेस करेंगे, विंड पावर सिस्टम जो है वो ऑलरेडी हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के फॉर्म में आएगा, और जो थर्मल पावर जो सिस्टम्स है वो एनर्जी का कंजम्पशन करेगा। अगर सपोज कर लीजिए कोल वगैरह का शॉर्टेज आपके पास है या इस तरीके की कोई दिक्कत होती है, तो एनर्जी सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप विंड पावर का यूज़ कर सकते हो अगर विंड सरप्लस अवेलेबल है तो, ठीक है। तो लेकिन विंड पावर को रिप्लेस करके थर्मल पावर लगाना जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। देन रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम बेस्ड हॉट वाटर बाय सोलार सिस्टम्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ कोल, ये तो सही है, ये भी सही है, रिप्लेसमेंट ऑफ कोल बाय कोकोनट शेल, राइस हस्क या एटसेट्रा, ठीक है, कि अपना जो बायो वेस्ट वगैरह जो है उसका यूज़ कर लिया हम लोग, तो ये भी ठीक है। बी ऑप्शन जो है ये नॉट एन एग्जाम्पल की कैटेगरी में फिट बैठता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखते हैं इसको। लिखा हुआ है कंसिडर द 3 फेज 50 हर्ट्ज 11 केवी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ईच ऑफ द कंडक्टर्स आर सस्पेंडेड बाय एन इंसुलेटर स्ट्रिंग, हर कंडक्टर जो है एक इंसुलेटर स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, ठीक। हैविंग द 2 आइडेंटिकल पोर्सिलेन इंसुलेटर्स, द सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटर कितना है, 5 गुना है किसका, शंट कैपेसिटेंस के। जो सेल्फ कैपेसिटेंस है इट इज 5 टाइम्स ऑफ द शंट कैपेसिटेंस, ओके। चलिए देखते हैं यहां से। तो जो शंट कैपेसिटेंस है, शंट कैपेसिटेंस जो है यहां पर, एक मिनट देख लेते हैं इसको जल्दी से। ये केस जो है यहां पर गिवन है आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको अब यहां से पूछा हुआ है कि अगर सपोज कर लीजिए यहाँ का जो सेल्फ कैपेसिटेंस है वो 5 टाइम्स है ना, दिस इज 5C, दिस इज ऑल्सो 5C, अगर ये वाला जो है शंट कैपेसिटेंस को C से एक्सप्रेस करें, ठीक है, डायग्राम गिवन है आपको। तो आपको इन दोनों कंडीशंस पर E1 और E2 की वैल्यू बतानी है, दिस E1 एंड दिस E2, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को आपको बताना है, यही दिया हुआ है E1 एंड E2, ओके, कंडक्टर का केस था। तो देखते हैं 5 टाइम्स द शंट कैपेसिटेंस द लिंक एंड द ग्राउंड, लिंक और ग्राउंड के बीच में, मतलब ये आपको ना फेज वोल्टेज के फॉर्म में एक्सप्रेशन पूछ रहा है। ये जो आपको E1 E2 दिया है ये फेज के फॉर्म में आएंगे, और क्वेश्चन में जो हमको दिया है 11 kV का, ये लाइन के फॉर्म में गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है ना दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन। तो हमको ये पता है कि वी कैन से VPH इज इक्वल टू E1 प्लस E2। टोटल VPH अगर आप देखोगे तो E1 और E2 के कॉम्बिनेशन से हमको दिखता है, ठीक। अच्छा E1 और E2 है अगर, तो पहले तो फेज वोल्टेज देख लीजिए, लाइन वोल्टेज आपके पास कितना है 11 kV का, तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा 11/√3, दिस इज आवर VPH, ठीक है। सो 11/√3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, एक एक्सप्रेशन आ गया, E1 प्लस E2 की वैल्यू 11/√3 होनी चाहिए, ठीक है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम जैसा दिखाई देता है, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक। अब E1 का एक्सप्रेशन जो है E2 के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ E1 का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं E1 इज इक्वल टू 1 प्लस K टाइम्स ऑफ E2, E1 इज इक्वल टू 1 प्लस K टाइम्स ऑफ E2। तो 1 प्लस K की वैल्यू कितनी है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। तो 50 हर्ट्ज ये हो गया, आइडेंटिकल है 2 टाइम्स, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है आपको गिवन है, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज, इसकी वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे यहाँ से, इट शुड बी, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे K 0. ठीक है ठीक है, सो दिस वैल्यू शुड बी 0.2, ये हो गया और 1 हो गया, तो K की वैल्यू 0.2 हो गई, E1 की वैल्यू आ गई 1 और 0.2 यानी 1.2 टाइम्स ऑफ E2। चलो E1 की वैल्यू भी आपको मिल गई, E1 की इस वैल्यू को आप चाहें तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यू विल गेट 11/√3 इज इक्वल्स टू 1.2 टाइम्स ऑफ E2 प्लस E2। तो 11/√3 is equals to 2.2 times of E2, and finally E2 is equals to 11/√3 into 2.2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये डेटा आपको
देखिए 11/√3 है और डिवाइड बाई 2.2 भी है, तो 2 से अगर मैं इस 11 को पहले कैंसिल आउट कर लूँ, 2 5 10 होता है, तो उससे अप्रॉक्स की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग कुछ। E2 की वैल्यू दिख रही है क्या? E2 की वैल्यू 3 पॉइंट नहीं दिख रही है। चलो देखते हैं E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है भाई। E2 की वैल्यू जो है वो 2 के रेंज में दिख रही है, तो और छोटी वैल्यू दिख रही है। दिस इज 2.2 और √3 से 1.7 इधर हो गया ना, 1.7 इंटू 2.2 ऊपर आ गया 11 से, ठीक है। 2 7 14 4 1 2 1 2 and 1 3 3 पॉइंट समथिंग, तो 11 3 3 3 9 3 4 12, तो 3 2 2 पॉइंट समथिंग, 2.4 वगैरह के आसपास की कोई वैल्यू दिख रही है। ऐसा कोई है क्या अपने पास आंसर? 2.6 भी दिखाई दे रहा है, 2.89 भी दिखाई दे रहा है। चलो अप्रॉक्सीमेशन पर उसको छोड़ते हैं और उससे फिर देखें कि अपना E1 का डेटा जो है वो क्या आता है। उससे देखें कि E1 का डेटा जो है वो क्या आता है। तो 2.4 से थोड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा था, 2.6 से भी बड़ी वैल्यू आएगी, तो 2.8 वगैरह के आसपास का कोई डेटा जो है वो दिख रहा है मुझे यहाँ। अब 2.8 का अगर डेटा है तो इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो E1 आ जाएगा आपके पास 1.2 इंटू 2.8 और इधर 1.2 से मल्टी 12 इंटू 28 हो गया ये, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लिए, ये आ गया आपके पास E1 इज इक्वल्स टू 3.4 के आसपास आएगा, 3.4 के आसपास आएगा। कहाँ पे ऐसा कोई डेटा है क्या? 3.74 है, बहुत करीब करीब का डेटा गिवन था इसके अंदर। 3.46 जो है ये ज़्यादा सही आंसर लग रहा है मुझे। तो आप लोग एक बार प्रॉपर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन जो है मुझे सही आंसर लग रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इसका आउटपुट जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ बस ये ध्यान देना था कि हमको फेज के फॉर्म में एक्सप्रेशन जो है वो निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब इसके आगे। अगला सवाल बोलता है कि कोई प्लांट है, उसके ऊपर कोई भी जनरेटिंग स्टेशन है, उसके ऊपर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 50 मेगावाट की, और वो डिलीवर कर रहा है 250 इंटू 10⁶ यूनिट्स एक साल में। पर एनम का कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। अगर एनुअल फिक्स चार्ज जो है वो 160 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एंड द रनिंग चार्जेस आर 4 पैसे पर किलोवाट आवर, ठीक। तो आपको 2 पार्ट टैरिफ का एग्जांपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक तो फिक्स चार्ज हो गया, जो बेसिक जो फिक्स चार्ज है वो इसके ऊपर दिया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन कि उसका पीक लोड कितना है, उस हिसाब से हो गया पर किलोवाट के हिसाब से। और दूसरा एक जो चार्ज है, जो वेरिएबल चार्ज है, वो रनिंग चार्ज के फॉर्म में आपको दिया है एज 4 पैसे पर किलोवाट आवर। तो आपको बताना है कि फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड, फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है आपके पास? 50,000 वॉट्स या 50,000 किलोवाट। वॉट्स नहीं होगा, मेगावाट में दिया ना डेटा, तो इसको किलोवाट कर लीजिए, 50,000 किलोवाट्स, ठीक है। और ये डिलीवर कर रहा है कितना? 250 इंटू 10⁶ यूनिट्स, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम जो है वो इतना है, कंजम्पशन जो है वो, कंज्यूम्ड एनर्जी इज 250 इंटू 10⁶ यूनिट्स, यानी वॉट आवर के फॉर्म में आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक। देखिए एनुअल फिक्स चार्ज जो है वो ले रहा है, वो कितना है? 160 पर किलोवाट ऑफ इंस्टॉल। तो आपको किलोवाट में डेटा पता है ना कि 50,000 है, इसको 160 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से टोटल आउटपुट तो मिल जाएगा, ठीक। तो एनुअल फिक्स चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे? एनुअल फिक्स चार्ज हो जाएगा आपके पास कि क्या रेट है इसका? 160 पर किलोवाट आवर मल्टीप्लाइड विथ कितना किलोवाट है अपने पास? 50,000, इतना किलोवाट है। तो 16 इंटू 5, 6 5 30 0 3 8 80, 80 इंटू 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5, ठीक है। 80 इंटू 10⁵ के आसपास का हमको जो चार्ज है वो रुपीज़ में लगता है। 10⁶ हो जाएगा, एक जीरो इस पे और बढ़ जाएगा, 10⁶, इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, ठीक है। इतना रुपीज़ का चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज अभी आया, ठीक। अब इसके बाद दूसरा हमको क्या देखना है? आगे बोलता है कि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ये हो गया, देन रनिंग चार्ज 4 पैसे पर किलोवाट आवर है। अब किलोवाट आवर के हिसाब से आप देखिएगा, 4 पैसे पर किलोवाट आवर,
तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रनिंग चार्ज जो है ये भी एनुअल बेसिस पे, अच्छा पैसे में आपको दिया है ना, तो 0.04 इंटू कितना किलोवाट आवर है, 250 इंटू 10⁶, हाँ जी। तो 250 इंटू 10⁶ और 0.04 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10⁵. सो इट विल बी द रनिंग कॉस्ट, एनुअल रनिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 110⁵, ये रुपीज़ में आ गया आपके पास। ठीक है, ये दोनों डेटा आपके पास, ये पैसे रुपीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आपको टोटल चार्ज या टैरिफ जो है वो देखना है। टोटल चार्ज या टैरिफ, टोटल चार्ज या टैरिफ, टोटल चार्ज कितना हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं। टोटल चार्ज बराबर हो गया 80 इंटू 10⁶ प्लस 100 इंटू 10⁵। इन दोनों को आप अगर सम कर देंगे तो इससे निकल के आएगा हमारा टोटल चार्ज। लेकिन टोटल चार्ज हम लोग निकाल क्यों रहे हैं, इस टोटल चार्ज से बेनिफिट क्या होगा। देखिए टोटल चार्ज आ जाएगा तो पर यूनिट का कंजम्पशन जो है वो हम लोग बता सकते हैं। कैसे, इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल चार्ज अगर निकल गया, कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, 180 निकल के आ रहा है ना। चलो पावर को अभी छोड़ देते हैं, 180 के आसपास का टोटल चार्ज निकल के आ रहा है। और हमको पता है कि ये देखो इतना यूनिट पर एनम डेवलप कर रहा है, एक साल में इतना यूनिट डेवलप कर रहा है, और टोटल चार्ज हमारे पास इतना है, तो एक यूनिट का चार्ज इसी से निकल जाएगा। डिवाइड करके निकाल दो आप इसको, ठीक है, इसी से डिवाइड करके निकाल दो ना, ये वाले डेटा से, इससे देखिए आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करिए सभी लोग, ठीक है। तो 180 इंटू 10⁵, 180 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई, ये आपका एनुअल में दिया हुआ है 250 इंटू 10⁶ यूनिट्स पर एनम। ठीक, चलिए देखते हैं इससे क्या आंसर आना चाहिए। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट गया, 25 18 0.75, और ये पावर ऊपर जाके 10⁻⁻6 बन जाएगा। तो -1 का एक पावर बचा, एक जीरो और हट गया, 7.2। लेकिन ये रुपीज़ में नहीं आएगा, ये और छोटी डेटा में आएगा, पैसे में आएगा। 7.2 पैसे के आसपास आएगा ये, 7.4 नहीं, बहुत करीब करीब का डेटा दिया हुआ है, इसलिए एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें आपको। ठीक है, तो पूरा स्टेप एक बार दोबारा से बता दूं आपको। देखिए इनिशियली आपको ये बताया था कि इतना कंज्यूम्ड है, ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, 50,000 किलोवाट का है। कंज्यूम कितना कर रहा है, 250 इंटू 10⁻6 यूनिट्स का कंजम्पशन है साल भर में। तो आपको देखिए यहाँ पे दो फॉर्म में दिया है, पहले बोलता है फिक्स चार्ज है, और फिर उसके साथ बताता है कि आपको रनिंग चार्ज इस रेट पर लग रहा है। तो मतलब 2 पार्ट टैरिफ का फॉर्म है। अगर 2 पार्ट टैरिफ का फॉर्म है तो फिक्स चार्ज पहले निकाल लीजिए पूरे साल भर के लिए। तो साल भर के लिए हम लोग किलोवाट से मल्टीप्लाई किए, फिक्स चार्ज मिल गया। फिर रनिंग कॉस्ट फाइंड कर लीजिए, रनिंग कॉस्ट आपको पर किलोवाट आवर के हिसाब से दिया है। तो आपके पास टोटल जितना किलोवाट आवर है, यानी कि यूनिट्स पर एनम है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी डेटा आ गया आपका। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल टैरिफ में सब कुछ मिला के ओवरऑल चार्ज इतना है। अब आपको एक यूनिट का बताना है कि कितना लग रहा है। आपको पता है टोटल 250 इंटू 10⁻6 यूनिट्स का कंजम्पशन हो रहा है, इस रेट उसका इतना चार्ज लग रहा है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए, एक यूनिट का निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका था सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अरे वाह, बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई ये तो। चलिए, ये तो एकदम मस्त सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ तारापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें किस तरीके का रिएक्टर जो है लगा हुआ है। तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र का, मुझे लगता है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो वहाँ पर शायद सेटअप हुआ था। ठीक है, एटॉमिक पावर स्टेशन जो है तारापुर महाराष्ट्र का, ये इसको सेटअप करने के पीछे का बढ़िया सा जो सीन है वो ये है कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच लगभग 122-123 के आसपास एग्रीमेंट जो है वो साइन किए गए थे, तब कहीं जा कर के इस प्लांट को सेटअप करने का जो परमिशन और बाकी सारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ था। तो ये तारापुर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो बेसिकली बॉइलिंग वाटर रिएक्टर प्लांट है। BWR प्लांट होता है वो। एक प्रेशराइज वाटर रिएक्टर प्लांट्स भी है इंडिया में, और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर प्लांट जो है वो भी अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है, तो ठीक है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही पूछा ना आपको कि कौन से टाइप का रिएक्टर यहाँ पर है। यस, कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं वो वाटर एनर्जी रिएक्टर WWER के फॉर्म में भी एनर्जी का वो करते हैं। ठीक, एटॉमिक पावर स्टेशन अपना BWR रिएक्टर का है, तारापुर का जो प्लांट है वो। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जरा, अगला सवाल देख लेते हैं।
अच्छा, सवाल देखें उससे पहले ये डिटेल भी आप देख लीजिए। देखिए, इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी स्प्रेड जो है वो कितना फैला हुआ है। तो इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी स्प्रेड के बारे में अगर आप बात करें तो लगभग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इंडिया में 2020 के डेटा के हिसाब से अगर आप जानें तो 22 न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो फंक्शनल हैं, वो ऑपरेटिंग है। और जो कैपेसिटी की भी बात करो तो 6780 वगैरह के आसपास मेगावाट में न्यूक्लियर जनरेशन की कैपेसिटी है। 8 अलग अलग न्यूक्लियर प्लांट्स है टोटल 7 स्टेट्स के भीतर। तो बहुत ही अच्छा रिच वो है अपने पास न्यूक्लियर जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो है। एक क्वेश्चन आता है इसी में से कि जो इंडिया में जो पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। कौन सा पावर प्लांट जो है वो स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर जो था, स्विमिंग पूल टाइप जो सेक्शन है, कोल्ड स्विमिंग पूल या फ्रेश वाटर स्विमिंग पूल रिएक्टर टाइप का के ऊपर बेस्ड जो प्लांट था वो कहाँ का था पहला? तो ट्रॉम्बे का था। ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र, मुंबई में, मुंबई के पास स्थित है ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र, जहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के उससे ये सेटअप हो पाया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ था। चलिए खैर, नेक्स्ट उस पर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो है वो लेते हैं यहाँ पर हम लोग और देखते हैं कि कहाँ से आया हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बेस्ड अगला सवाल है और ये क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से कौन सा वोल्टेज रेंज जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग डिस्टेंस, मीडियम और फिर शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अपोजिट ऑर्डर में, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखेंगे तो इस तरीके का रहता है। स्टार्टिंग इसमें होता है 0 से 80 किलोमीटर के आसपास से हम शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं। डिस्टेंस की बात करें तो 0 से 80 किलोमीटर्स, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट रेंज हो गया, ठीक है। फिर 80 से कितना, 200 किलोमीटर, ये हो गया हमारा मीडियम रेंज ट्रांसमिशन लाइन। और 200 किलोमीटर से अबव जो हो गया वो हो गया लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन लाइन। ये इनका रेंज रहता है डिस्टेंस के वाइज, मैंने बताया आपको, ठीक है। अब डिस्टेंस के बाद अगर हम वोल्टेज वाइज बात करें कि कितना केवी की कैपेसिटी रहती है, कैरिंग कैपेसिटी, तो 0 से 20 केवी की इसमें रहती है, किसमें? शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। फिर 20 केवी से 100 केवी, 20 केवी से 100 केवी जो है दैट इज फॉर द मीडियम रेंज ट्रांसमिशन लाइन एंड अबव 100 केवी इज फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन लाइन। तो मुझे लगता है कि इतना डेटा सफिशिएंट रहेगा, इतने से आपको चीज़ें याद आ गई होंगी, ठीक है। तो बोलता है कि मीडियम रेंज ट्रांसमिशन लाइन के लिए 20 से 100 केवी, 20 से 100 केवी, देखिए सी ऑप्शन जो है इट इज़ द राइट आंसर। फिक्स डेटा वाले क्वेश्चन से एक बार आपको डेटा याद है तो फिर वो याद है, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखता है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसमें मॉडरेटर को किस लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मॉडरेटर का हर जगह काम एक ही होता है कि वो मॉडरेट कर देता है चीज़ों को, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करता है चीज़ों को, ठीक है। मॉडरेटर के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं, मॉडरेटर जो होता है इट इज़ फुल ऑफ प्रोटॉन्स। उसको ऐसा बनाया जाता है कि प्रोटॉन्स का पार्ट जो उसमें ज़्यादा रहे, सो दैट कि जो न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन का जो इतना एमिशन हो रहा है स्पीड से, उसको कंट्रोल में रख सके, वो उसको कंट्रोल कर सके, मॉडरेट कर सके, ठीक है। इसके लिए हम लोग हैवी वाटर वगैरह यूज़ करते हैं और इसके लिए और क्या यूज़ करते हैं, ड्यूटीरियम वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। इन सबको मॉडरेटर के तौर पर रखा जाता है, ठीक है, इन सबको मॉडरेटर के तौर पर रखा जाता है। पैराफिन वगैरह जो है सबको मॉडरेटर के तौर पर रखते हैं। उसका बेसिक काम ये रहता है कि जो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसको कम करना, ठीक है। तो वो फिशन जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से हो जाएगा और फिर वो अनकंट्रोलेबल लेवल तक चला जाएगा। तो उस चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए हम लोग मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर होना चाहिए टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये बी ऑप्शन। एब्जॉर्ब नहीं करेगा भाई, प्रोटॉन्स की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है मॉडरेटर्स के भीतर, यही बस इसका मेन वर्किंग रहता है। स्टॉप भी नहीं करना है हमको, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है द गिवन सिंबल इज इन द लाइटिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड ऑफ। ये लाइटिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड में किस चीज़ का सिंबल होता है? इस तरीके का अगर सिंबल दिखाया हुआ है तो, ठीक है, ऐसे बॉक्स के अंदर अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है तो ये क्या चीज़ का सिंबल है? पहला ऑप्शन बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स विथ स्विचेस। देखिए, अगर स्विचेस के साथ होगा ना ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। स्विच के साथ अगर होता ऐसे ही रहता, बस एक डिफरेंस रहता कि नीचे ऐसे खाली स्पेस भी रहता, ये वाला जो स्विच का इंडिकेशन दिखाता। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विथ स्विचेस का ऐसा इस तरीके का बनता है। ये जो है दिस इज विदाउट स्विच, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड ही है लेकिन बिना स्विच का है,
तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। बाकी मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेस, मेन फ्यूज बोर्ड जो है ये विथ स्विच कैसा दिखता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। देखिए इस सी वाले को मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच आपको बोला ना, इसको पूरा कवर कर दीजिएगा, इसको एकदम सॉलिड कलर से फिल कर दीजिए पूरी तरह से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी बन जाता है। और इसी में डी ऑप्शन बोलता है मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस, विदाउट स्विच जब बोलेगा तो इसको पूरा कवर कर दीजिएगा। तो ये पूरा आपका सेक्शन जो है ये पूरा ऐसे कलर्ड जो है वो दिखाई देगा, मतलब पूरा ऐसे सॉलिडली कलर्ड दिखाई देगा। ओके चलिए बढ़िया। तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर आपको। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विद स्विच, ये ऐसा दिखाई देगा। विदाउट स्विच सेकंड ऑप्शन जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दिस इज ऑप्शन बी। फिर थर्ड ऑप्शन पे दिया हुआ है मेन फ्यूज बोर्ड विद द स्विचेस, ये वाला हो गया। और लास्ट में मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस। तो ये इसका बस बेसिक सा तरीका है बताने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल आ गया, यहाँ से लिखता है कि विच अमंग द फॉलोइंग केबल्स आर जनरली सूटेड फॉर द वोल्टेज अप टू 11 kV, फॉर द वोल्टेज अप टू 11 kV, 11 kV तक की वोल्टेज के लिए इसमें से कौन सा केबल जो है वो सूटेड रहता है, कौन सा केबल जो है ये सूटेड रहता है। देखिए तीनों टाइप के केबल जो लिखे हुए हैं ना, तीनों के बारे में बता देता हूँ आपको। एक होता है हमारे पास बेल्टेड केबल, एक होता है हमारे पास बेल्टेड केबल, दूसरा है हमारे पास स्क्रीन्ड केबल, स्क्रीन्ड केबल्स, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हो गया हमारा प्रेशर केबल, प्रेशर्ड केबल्स, ठीक। ये तीनों टाइप के केबल्स के बारे में जान लीजिएगा थोड़ा थोड़ा सा। तो बेल्टेड केबल जो रहता है, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। इट इज सूटेबल अप टू 11 kV। हालांकि बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे 22 kV तक भी लेकर के चले जाते हैं, बट उसमें दिक्कत ये रहती है कि उसका जो इंसुलेशन रहता है उस पर लीकेज करंट आनी शुरू हो सकती है, और जो लीकेज करंट जब आएगी तो वो हीट डिसिपेशन करेगी, तो हीट डिसिपेशन करेगी तो ओवरऑल उसके फेल होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो बेल्टेड केबल एक हो गया। स्क्रीन्ड केबल को कब कहाँ से कहाँ तक यूज़ करते हैं, इसको 22 kV से 66 kV के रेंज के लिए स्क्रीन्ड केबल को प्रेफर करते हैं, और प्रेशर्ड केबल जो रहता है उसको 66 kV से ऊपर के लिए इस्तेमाल करते हैं, 66 kV एंड अबव। तो बेल्टेड केबल शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का करेक्ट आंसर जो है ये है बेल्टेड केबल। थोड़ा सा और देख लेते हैं, चलिए इसको आप लिख लिए ना, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग जरा। यहाँ पर देखिए इस तरीके का बेल्टेड केबल दिखाई देता है, ये एक्सटर्नल जैकेट हो गया, यहाँ पर इसका फिलर, ये इंसुलेशन सेक्शन, और यहाँ पर आपके कंडक्टर्स रहते हैं। जबकि स्क्रीन्ड केबल जो रहता है उसमें स्क्रीनिंग प्रॉपर यहाँ पर की जाती है, ठीक है। मेटालिक आर्मरिंग वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर, और फिर इसकी इस तरीके से आउटपुट रहती है। प्रेशर्ड केबल जो होता है, प्रेशर केबल जो रहता है उसका एंड्स या आखिरी जो एंडिंग सेगमेंट जो होते हैं वो लॉक्ड रहते हैं पूरी तरह से, ताकि वो प्रॉपरली वो प्रेशर लॉक करके रखा रहे पूरे ओवरऑल सिस्टम्स को। तो उसमें केबल के वायर्स या लीड जो है वो अलग अलग ऐसे दिखाई नहीं देते हैं आपको, और डायरेक्टली इंटीग्रेटेड रहते हैं ऐसे किसी नॉब के फॉर्म में। तो प्रेशर केबल हो गया नॉर्मली, ठीक। तो बहुत एक्सट्रीम केसेस पे इनका जो डेटा है मिनिमम का वो चेंज होता है कि 11 से उसको 22 तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, बट 11 उसका स्टैंडर्ड कंडीशन में रहता है। 10वां सवाल यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, लिखता है पावर सिस्टम हैज़ अ मैक्सिमम लोड ऑफ 15 मेगावाट। कोई पावर सिस्टम है उसकी मैक्सिमम लोड जो है वो 15 मेगावाट की है, ठीक। एनुअल लोड फैक्टर जो है वो 50% है। तो रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट कितना होगा अगर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 40% है। तो कल इकोनॉमिक्स ऑफ पावर, पावर जनरेशन का इकोनॉमिक्स जो है वो हम लोगों ने देखा था, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो आई होप कि उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हुए थे हम लोग एक, तो वो आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए मैक्सिमम लोड जो है, मैक्सिमम लोड जो है वो कितने का है, 15 मेगावाट। इट इज 15 मेगावाट का। और एनुअल लोड फैक्टर कितना है आपको दिया हुआ है, लोड फैक्टर जो है वो 0.05 का, मतलब 50% का, 50% का, ठीक है। 0.5 का आपको ये लोड फैक्टर दे दिया है, ठीक। तो लोड फैक्टर होता क्या, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं हम लोग। लोड फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज डिमांड या एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड अगर मैं कर दूं तो मुझे एवरेज डिमांड मिल जाएगा क्या सिस्टम का, बिल्कुल मिल जाएगा। सो देयरफॉर द एवरेज डिमांड
शुड बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड विद द मैक्सिमम डिमांड, यानी 15 मेगावाट। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 5, 5 25, 5 2 5 तो 5 6 7, ठीक है 70 मतलब ये हो गया अपने पास, ठीक है। इसका कैलकुलेशन तो सही है। अब इसके बाद देखिए हमको चाहिए क्या इसमें, बोलता है कि बताओ रिजर्व कैपेसिटी कितना होगा अगर प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर जो है वो इतना है। तो पहले प्लांट की कैपेसिटी तो निकाल लेते हैं कि कितनी है। प्लांट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, प्लांट की कैपेसिटी जो है वो कैसे बताएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर अगर आप देखें तो एनुअल किलोवाट के हिसाब से हमको लोड चाहिए रहेगा, डिवाइडेड बाय द प्लांट कैपेसिटी इनटू, देखिए इसको हम लोग बोलेंगे एनुअल लोड इन किलोवाट डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी इंटू 8760। 8760 कहाँ से आ रहा है, वो वही 365 इंटू 24 कर दिया मैंने, ताकि पूरे साल भर का ये डेटा निकल के आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करिएगा। तो पहले तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है हमारे पास, ये है एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट की कैपेसिटी, इतनी है, ठीक है। और इसको आप लिख लीजिएगा एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट की कैपेसिटी। ये सब बेसिक फॉर्मूले मैं आपको जस्ट ऐसे रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहे कि किस हिसाब से सॉल्व करें, फिर तो न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अब एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपको पूछ रहा है, एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर अगर पूछता है तो वो कैसे आप बताओगे। एनुअल किलोवाट आवर का आउटपुट, एनुअल किलोवाट का आउटपुट, एनुअल किलोवाट आवर का आउटपुट, सॉरी किलोवाट आवर का आउटपुट डिवाइडेड बाय प्लांट की कितनी कैपेसिटी है, प्लांट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड विथ 8760, क्योंकि पूरे साल भर का आपको डिटेल चाहिए। इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। चलिए इसका यूज कर लेते हैं हम लोग जरा सा। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हो गया एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, और इसके हिसाब से आपका एवरेज लोड कितना आ चुका है, ये वाला 0.5 इंटू 15 मेगावाट, ठीक है, इंटू 15 मेगावाट। तो बेसिकली 0.5 अपॉन 0.4 कर दीजिए आप, आपका इसी से डेटा सॉल्व हो जाएगा। 0.5 अपॉन 0.4 से आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट फिर 0 हो गया 4 और इसके में 15, ठीक, इंटू 15 भी आएगा ना, 15 मेगावाट है तो इंटू 15 भी आपको करना पड़ेगा, हाँ जी, तब आएगा यहाँ से। तो इसको 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये आपका डेटा 18.7 के आसपास दिख रहा है, 18.75, और ये डेटा मैंने मेगावाट में छोड़ दिया था, इसलिए आंसर अपना ये वाला भी मेगावाट्स में ही आ रहा होगा, ठीक है। इसको एक बार चेक जरूर से कर लीजिएगा। तो ये शायद अप्रॉक्सीमेटली 18.75 मेगावाट्स के आसपास आ जाना चाहिए यहाँ से। 18.75 यहाँ से दिख रहा है ना, बट ये आंसर अभी है नहीं, ये वाला आंसर नहीं है, इसको टिक मत कर दीजिएगा। ये तो प्लांट कैपेसिटी निकली ना, आपको फिर रिजर्व कैपेसिटी बतानी है। दिस इज प्लांट कैपेसिटी अभी निकली, ठीक है। और अभी हमारे पास देखिए मैक्सिमम लोड जो है वो भी दिया हुआ है, तो 18.75 ये है, और मैक्सिमम लोड अपने पास कितना है 15 मेगावाट का है, 16 17 18, 3.75 का आपके पास रिजर्व बचेगा, 3.75 का आपके पास रिजर्व बचेगा, ठीक तो है, सही आ रहा है। हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिए और गलती से कहीं ये आंसर आने के बाद इसको तुरंत टिक कर दिया ना, 18.75 आपको सी ऑप्शन में दे रखा था, गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको प्रॉपर आप क्लिक वो करिएगा, मतलब प्रॉपर आप पूरा सॉल्व करने के बाद ये देख लीजिएगा एक बार कि सवाल में ना आपको प्लांट कैपेसिटी नहीं पूछा है, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट पूछा है, तो आंसर ये नहीं होगा। एक बार और आपको मैक्सिमम लोड से को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इससे, ओवरऑल कैपेसिटी से, तब आपको मिलेगा कि अच्छा इतना रिजर्व कैपेसिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं जरा जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, लिखा हुआ है कि डैश इन द हाइड्रो पावर प्लांट is used to discharge the surplus water on the downstream side of a dam। किसी डैम के डाउनस्ट्रीम साइड पर जो हमारा सरप्लस वाटर है, एक्स्ट्रा जो पानी जो हो जाता है, ओवर जब हमारे नीड से ज़्यादा जब वाटर वहाँ पर हो जाता है, तो हमको कुछ ऐसा सेक्शन क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि वो स्पिल आउट हो जाए पूरा का पूरा वाटर, ठीक है। तो हिंट आप समझ चुके होंगे। तो डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द डैम जो है उससे उसको आउट करने के लिए, सरप्लस वाटर को आउट करने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट में क्या यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि सर्च टैंक यूज़ करते हैं। भाई सर्च टैंक यहाँ नहीं यूज़ करते हैं,
ये देखिए, यहाँ पर आपका कॉन्डुइट सिस्टम जब बनता है, कॉन्डुइट मतलब मैं पेन स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर आपका ऐसे स्टोरेज सेक्शन हो गया है ना, ये आपका कॉन्डुइट सिस्टम हो गया। यहाँ से इस जगह पर एक सर्ज टैंक जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। सर्ज टैंक का बेसिकली काम ये रहता है कि जो भी सर्जेस का क्रिएशन हो रहा है इस पाइप के भीतर, उसको ये मैनेज करे, लेवल आउट करे। ये कुछ कुछ अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के जैसा काम करता है। तो क्या होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए, अगर सपोज कर लीजिए कि टरबाइन जो है हमारा रोटेट कर रहा है, और अब हमारा जो लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई अचानक से, कोई ऐसा ड्यूरेशन आ गया जहाँ पर लोड की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है वो कम है, और यहाँ से हमारा सरप्लस फ्लो जो है वो वाटर का चल रहा था। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टरबाइन के ऑपरेशन को हॉल्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन हॉल्ट होने के बावजूद यहाँ पर वाटर का प्रेशर जो है ये हाई हो जाएगा। यहाँ ये तो पूरा वाटर से भरा हुआ है, यहाँ से फ्लो चल रहा था, ठीक है, और इस सेक्शन के अंदर क्या होगा, इस पाइप के अंदर, इस कॉन्डुइट के अंदर, या फिर इस पेन स्टॉक के अंदर, इसको पेन स्टॉक बोलते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो कॉन्डुइट जैसा सेक्शन है, इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा इस वाटर स्ट्रीम से, और जब यहाँ के गेट्स बंद हो जाएंगे तो इस प्रेशर की वजह से ये भी हो सकता है कि ये पेन स्टॉक ही ब्रेक डाउन हो जाए, इसके अंदर फट सकता है ये। तो ऐसे कुछ ना हो, उससे बचाने के लिए, इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर सर्ज टैंक होता है, यहाँ पर सर्ज टैंक होता है, ठीक है। सर्ज टैंक उसका नाम ही है कि जितने भी सर्जेस आ रहे, जितने भी ऐसे प्रेशर्स या अनसर्टन ऐसे रैम्स टाइप के कुछ क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको ये हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे डाउन प्रेशर या अप प्रेशर दोनों कंडीशंस को ये सर्ज टैंक हैंडल कर सकता है। कहीं पर अगर स्ट्रीम में यहाँ पे फ्लो में कमी आ रही है, तो वो सर्ज टैंक में स्टोर्ड जो है उससे आउटपुट आपको मिलता है, मतलब वाटर के फॉर्म में। तो ये चीज़ होता है। अब हम लोग इन दोनों की बात नहीं कर रहे, तो ना तो सर्ज टैंक इसका ऑप्शन है, ना पेन स्टॉक भी इसका ऑप्शन नहीं। आपको ये दोनों तो समझ में आ गया। अच्छा, बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है इकोनोमाइजर। आप सबको पता है कि इकोनोमाइजर जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्सा ही नहीं है। पहली बात तो उसके लिए तो आपको स्टीम पावर प्लांट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर्स वगैरह सब वहाँ यूज़ होते हैं ना, तो ये भी हट गया। एक ऑप्शन इसके अंदर बचता है, दैट इज़ द स्पिलवेज। स्पिलवे जो है वो राइट आंसर है। मैं देखता हूँ शायद कुछ फोटोज होंगी मेरे पास, ये देखिए स्पिलवेज जो है इसके अंदर, इस फोटो में तो नहीं शो हो रहा है, इस फोटो में तो मैंने जो ये बनाया हुआ है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये रेजर्वायर सेक्शन है, यहाँ पर आपका डैम है, सर्च टैंक यहाँ पर बना हुआ है, प्रेशर टनल के से होते हुए ये पेन स्टॉक से पावर स्टेशन पर पहुँच रहा है। इस तरफ में टेल रेस बना करके रखते हैं, ठीक। जो स्पिलवे होता है वो कुछ इस तरीके से भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर डैम में पानी ज़्यादा हो गया, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर, तो इसे स्पिलवेज के थ्रू भी इसको भेजा जा सकता है। स्पिलवेज से हम एक्सेस वाटर को भेज सकते हैं वापस अपने डायरेक्शन पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स इज एसोसिएटेड विद द ऐश हैंडलिंग सब सिस्टम। ऐश हैंडलिंग यानी कि राख जो बचती है कोयले को जलाने के बाद। हम सबको पता है कि जो कोल फायर्ड प्लांट की हम लोग बात करते हैं तो लगभग 10 से 20% ऑफ द वेट ऑफ कोल बिकम्स राख। मतलब 10 से 20% पूरे कोयले का जो वजन है उसका 10 to 20% जो है वो ऐश निकल करके आता है। तो उसको हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको हैंडल कौन सा यूनिट करता है प्लांट का? पहला ऑप्शन बोलता है सुपर हीटर, बिल्कुल भी नहीं। बॉल मिल, ये भी नहीं। ऑल्टरनेटर क्यों हैंडल करेगा कोल को? एक ही चीज़ है। तो हाँ, तो साफ आंसर दिखाई दे रहा है इस जगह पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो इसको हैंडल करता है, ठीक है। डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है, क्योंकि अगर वो ना हैंडल करे तो जो स्मोक निकल के जा रहा है उसके साथ वो ऐश पार्टिकल भी हवा में निकल जाएगा। तो जो प्लांट की चिमनी है ना, प्लांट की जो चिमनी होती है उससे क्या होगा, बाहर ऐसे काला धुआं निकलने लग जाएगा। फिलहाल बोर्ड पर पीले पीले कलर का धुआं दिखाई दे रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ। तो ये सपोज कर लीजिए प्लांट सिस्टम है। तो अब क्या होता है कि हम डायरेक्टली अगर उस धुएं को यहाँ से रिलीज कर दें तो वो तो पूरा ब्लैक स्मोक पूरा जाएगा हवा में। अच्छा, डस्ट पार्टिकल जो होंगे वो हवा से, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी हवा की तुलना में, हवा की डेंसिटी की तुलना में इनका जो वेट है वो ज़्यादा रहेगा ना। तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, ग्रेजुअली ज़मीन पर बैठ जाएंगे। अब वो पार्टिकल जब ज़मीन पर बैठेंगे तो आसपास के खेत, लोगों के घर, वो पूरे काले कलर के हो जाएंगे और पूरा जो ऐश है उसकी वजह से क्रॉप्स वगैरह में भी बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ईएसपी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। शायद मेरे पास कोई फोटो होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ईएसपीज जो होते हैं इस तरीके के सेक्शन होते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर जो होता है वो यहाँ पर लगा हुआ होता है, ठीक है।
यहाँ पर रैपर्स लगे होते हैं। रैपर्स जो होते हैं वो बीच बीच में क्या करते हैं, देखिए दोनों इलेक्ट्रोड का सेक्शन होता है, ये इलेक्ट्रोड के बीच से होते हुए जब वो गैस गुजरती है ना, जब फ्लू गैसेस वगैरह जब इस दोनों इलेक्ट्रोड से, ये चार्ज इलेक्ट्रोड्स के बीच से इनको गुजारा जाता है। चार्ज इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं यहाँ पे। अब खींच तो लेते हैं, उनके अंदर ऐसे फिल्म जैसे लगे रहते हैं, ऐसे पतले पतले से फिल्म जैसे सेक्शंस लगे होते हैं, लेकिन अब ये जो सेक्शंस जो होते हैं ना, ये पूरी तरह से डस्ट से भर जाते हैं, ऐश से भर जाते हैं। इनको गिराना भी तो है नीचे, तो इनकी चार्ज को हटा के इनको बीट किया जाता है जोर से। वो बीट करने के लिए क्या होता है, रैपर जो है वो हमारे पास लगे रहते हैं अलॉन्ग विद द इंसुलेटर्स, जो बीच बीच में वहाँ पर एक सडन सर्ज या सडन हैमरिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। उस हैमरिंग इफेक्ट से ये पूरे गिरते हैं नीचे, और नीचे हमारे पास क्या रहता है, इस जगह पर ये वाला जो सेक्शन रहता है, यहाँ पे आप अगर ये डायग्राम में शायद आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ऐसे कलेक्टर्स बने हुए हैं, ऐसे इस तरीके के, ऐसे ये देखिए ये वाले, ये आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे इस जगह पे, अगर ये आपको विजिबल हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये कलेक्शन सेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर बने होते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू होते हुए इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ट्रक्स लगा के या कोई भी व्हीकल्स लगा के इसके नीचे, और पूरा जो ऐश है उसको कलेक्ट करते हैं, फिर आगे चल के उसको ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को दे देते हैं। तो फ्लाई ऐश के ब्रिक्स वगैरह आप सुने होंगे कि ये सब जो है लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसलिए यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 लिखता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के बारे में गलत स्टेटमेंट जो है वो पता लगाइए। पहला ऑप्शन बोलता है, इकोनोमाइजर is a mechanical device that is used as a heat exchanger or by the means of covering the heat from the flue gas, ठीक, recovering the heat, ठीक। जनरेटिंग स्टेशन दैट कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी ऑफ कोल कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ तो सही बात है, ये हमको तो गलत वाला पता करना है। द सर्च टैंक इज, एक मिनट, सर्च टैंक थर्मल पावर प्लांट में क्या कर रहा है, सर्च प्लांट जो है वो थर्मल पावर प्लांट में क्यों छुप के बैठा हुआ है, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। थर्मल पावर प्लांट में सर्च टैंक का क्या करोगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का पार्ट है ना वो सर्च टैंक, अभी जस्ट तो मैंने बताया। फिर आगे लिखता है, स्टीम प्रोड्यूस्ड इन द बॉयलर इज वेट एंड इज पास थ्रू अ सुपर हीटर, हाँ ये सब तो ठीक है, सी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि स्टीम पावर स्टेशन हैज एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 25%, ठीक है, एंड 0.5 kg ऑफ कोल इज बर्न्ड पर किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर जनरेट हो रहा है तो इसमें 0.5 kg का कोल जो है वो जलाया जा रहा है, और उसकी एफिशिएंसी ही 25% की ओवरऑल। तो आपको बताना है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कितना है, डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। भाई हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना कि 1 किलोवाट आवर, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है कि हीट इक्विवेलेंट में आपको 1 किलोवाट आवर को एक 860 के कैल के फॉर्म में देखना है, तब आपको बाकी के लिए डिटेल बताना है, ठीक है। देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी अगर मैं यहाँ से देखूँ पूरे प्लांट के लिए, तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट के फॉर्म में मैं बता सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो हीट के फॉर्म में हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जो हीट कंबशन हो रहा है, इट इज गिवन एज इलेक्ट्रिकल आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ हीट डिवाइडेड बाय जो हीट कंबशन हो रहा है, हीट कंबशन डिवाइडेड बाय द हीट कंबशन, ठीक। तो ये डेटा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस विल बी इक्वल टू 25% है ना, तो 0.25 यहाँ से हो जाएगा, इनटू हमको 1 किलोवाट, अच्छा 0.25 इतने परसेंट की एफिशिएंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 860 के कैल का 1 किलोवाट आवर होता है, लिख लीजिए 860 डिवाइडेड बाय, और हमको 0.5 kg का कोल जो है वो बर्न करना पड़ता है 1 किलोवाट आवर की एनर्जी को जनरेट करने के लिए, लिख लीजिए इसको 0.5 इंटू एक्स का डेटा, जो अननोन डेटा जिसको हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। डिफाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, चलिए ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू कहाँ से निकल के आएगा, x इज इक्वल्स टू 860 अपॉन 0.25 इंटू 0.5, फाइनल आपको x की वैल्यू, अननोन वैल्यू जो है वो इसी से मिलके आ जाएगी, इसी डेटा से आपको x की वैल्यू जो मिलेगी वही आपका कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो है वो होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर का 860 के कैल का कैलोरीफिक वैल्यू लग रहा है, तो ये डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 0.5 के फॉर्म में आप देख सकते हैं। एफिशिएंसी हमको दे रखा था 25%, इसी फॉर्मूले से मैंने यूज़ कर दिया ये 25% को, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
25 इंटू 5 हो गया 125 के आसपास, और ये मतलब 12.5 के अप्रॉक्स, और इधर हो गया 860 86, तो 9 9 के आसपास ही शायद कुछ होगा ना ये, 9 नहीं सॉरी 6 860 है ना, 860 है, तो ये कितना हो जाना चाहिए 80,000, ये हो गया 25 और 5 के फॉर्म में, 2 0 1 0 3 0 और 86,000 के आसपास। ठीक, तो ये जो है ये हो जाना चाहिए 6,800 समथिंग समथिंग के आसपास कुछ होना चाहिए, 6,800 कुछ, हाँ 6,880, 6,008। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद बी ऑप्शन टिक किया था, यहाँ पे भी लगता है बी ऑप्शन पे आ गया डिटेल, है ना। चलिए ठीक है, 6,880 के कैल पर केजी जो है उतना यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो पर केजी वाला डेटा डाले हैं ना, 1 किलोवाट एनर्जी, 1 किलोवाट आवर की एनर्जी जनरेट करने में 0.5 केजी का हमको वो खर्च हो रहा है, कोल को जलाना पड़ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से पर केजी के फॉर्म में डेटा आ रहा है। ठीक है, राइट है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बोलता है कि 100 मेगावाट का स्टीम स्टेशन जो है वो यूज़ करता है कोल, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 6400 के कैल 1 केजी का। अब आगे बोलता है कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द स्टेशन जो है वो 30% का है, तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इसकी 92% रहती है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट कितना है। अब यहाँ पर ना एफिशिएंसी को भी आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा अलग अलग पार्ट्स में, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए, फिर मैं बनाता हूँ इसको फटाफट से। थर्मल एफिशिएंसी आपको कितना दिया है, देखिए थर्मल एफिशिएंसी आपको कितना दिया है, ये दिया है 92, तो इलेक्ट्रिकल है ना, थर्मल एफिशिएंसी 30% दिया हुआ है। ओके 30%, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 92% का दिया हुआ है। क्यों, ये सारे एफिशिएंसी की जो ओवरऑल एफिशिएंसी आपको चाहिए ना, कैलोरीफिक वैल्यू भी आपको यहाँ पे दे रखा है। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ पावर प्लांट इज गिवन एज एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, कि बॉयलर की एफिशिएंसी कितनी है, पहला स्टेज तो बॉयलर का स्टेज हो गया। फिर दूसरा स्टेज हो गया कि एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, दूसरा स्टेज किसका हो गया, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। और तीसरा और आखिरी स्टेज हो गया एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। इन्हीं 3 एफिशिएंसीज के प्रोडक्ट के बेसिस पे आप एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट जो है वो बताते हैं। ठीक, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर जो होता है ना, ये इसी को आप थर्मल एनर्जी या थर्मल एफिशिएंसी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो। अब आप समझ गए कि आपको ये जो थर्मल एफिशिएंसी दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, बॉयलर का केस का दिया हुआ है। ठीक, और एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, टरबाइन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड विद जनरेटर की एफिशिएंसी से आपको क्या मिलता है, तो टरबाइन की एफिशिएंसी और जनरेटर की एफिशिएंसी मिल करके आपको इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट बताती है, ये भी समझिए। तो एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन मल्टीप्लाइड विद एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, ये पूरा आपको ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बताएगा, ये आपको ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बताएगा। तो ये दो रिलेशन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरी पावर प्लांट का एफिशिएंसी निकालने के लिए जो डेटा चाहिए वो है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल। मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे। तो देखिए आपको थर्मल एफिशिएंसी कितना दे रखा है, यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी 30 दिया हुआ है ना, 0.30। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको पूरे इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी से। अब ये दोनों अलग अलग नहीं चाहिए, इसका टोटल इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी दिया है क्वेश्चन में, तो 0.92 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट आ गया इसी से आंसर। 3 9 27, 27.6% बिल्कुल श्योर आंसर रहेगा इसका। ठीक है, 27.6% इसका राइट आंसर। डायरेक्टली आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, बस ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ। आई होप कि आपको प्रॉपरली ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और आपने मस्त तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया होगा। तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करेंगे। कल बीइंग संडे, कल हो सकता है तो आपके लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक लाइव सेशन जो है MCQ का वो रहेगा, ताकि अगले हफ्ते से यानी मंडे से फिर आपका UWT जो है उसको स्टार्ट कर सकें हम लोग। ठीक, पावर सिस्टम्स के भी और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा। बीच में सेशंस आपके लिए नहीं चल रहे थे, जिस वजह से पावर सिस्टम्स के भी और ज़्यादा सेशन नहीं हुए हैं, बट अभी और अलग अलग टॉपिक्स जो है वो पावर सिस्टम के होने बचे हुए हैं। तो पावर सिस्टम एंड मशीन के जो टॉपिक रह गए उसको आगे चल के मैं आपको बीच में सेशन प्लान करके कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, उसके MCQs और बनाएंगे हम लोग। तो कल लाइव अगर क्लास होगी तो क्या शेड्यूल होगा,
कल बाकी की क्लासेस जो है वो कब कब रहेगी, वो सारा चीज़ आपको चैनल पर मैं अपडेट करके बताता रहूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही मस्त तरीके से आप लोग क्वेश्चंस बनाते रहिए। आई होप अच्छा स्कोर किए होंगे आज के इस सेशन पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन पर। सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, थैंक यू।